What is Lokpal and Lokayukt Act 2013? Why it is losing public trust? Lecture is important for billions for means. Why in which? Anti-graft body Lokpal's performance records show a sharp decline in public engagement. The number of complaints that Lokpal has received since it began functioning in 2019-20 has dropped from a peak of 2,469 in 2022-23 to just 233 this year till September. लोकपाल का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड शो कर रहा है कि लोकपाल का पब्लिक एंगेजमेंट डिक्लाइन हुआ है 2020-23 में, जहां इसको ईयरली 2469 केसेस कंप्लेंट रिसीव हुआ। वहीं इस ईयर सितंबर तक इसको ओनली 233 कंप्लेंट रिसीव हुआ है। इससे शो होता है कि लोकपाल का पब्लिक एंगेजमेंट डिक्लाइन हो रहा है। The Lokpal has the jurisdiction to inquire into allegations of corruption against individuals, including the PM, Union Minister and government officials. लोकपाल के पास इतनी पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट करप्शन एलिगेशन से रिलेटेड इंक्वायरी कर सकता है। Of a total 6,955 complaints received by the Lokpal to date, 90% or 6,264 had been received in the first 4 years of its establishment till 2023. अभी तक लोकपाल के बिफोर 6,955 कंप्लेंट इसको रिसीव हुआ है, जिनमें से 90% कंप्लेंट और 6,264 कंप्लेंट स्टार्टिंग के 4 इयर्स में इसको रिसीव हुआ। इट मीन्स प्रेजेंट में लोकपाल को उतनी कंप्लेंट नहीं रिसीव हो रही है जितना होना चाहिए। ये शो करता है कि इसका पब्लिक एंगेजमेंट काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। द रिमेनिंग 691 वर रिसीव्ड इन द पास्ट 3 इयर्स में लोकपाल को ओनली 691 कंप्लेंट रिसीव हुआ है। द लोकपाल नाउ हैज 7 मेंबर्स इंक्लूडिंग इट्स चेयरपर्सन जस्टिस AM खानविलकर, द इट्स सैंक्शनड स्ट्रेंथ इज 8। लोकपाल के लिए जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, इट मीन्स इसके जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो 8 होते हैं, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। इसमें चेयरपर्सन भी होता है, बट प्रेजेंट में इसके अंदर ओनली 7 मेंबर्स ही वर्क कर रहे हैं। Lokpal and Lokaयुक्त. Lokpal and Lokaयुक्त are public institutions established in India to investigate and prosecute corrupt public officials. लोकपाल एंड लोकायुक्त इंडिया में पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि करप्ट पब्लिक ऑफिशियल्स को इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Recommendations of ARC. In the 1960s, the Administrative Reform Commission of India suggested the creation of two specialized authorities, the Lokpal and Lokayukt, to address citizens' complaint and grievance related to corruption. 1960s के डिकेड में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने इंडिया में टू ऐसी स्पेशलाइज्ड अथॉरिटीज के क्रिएशन के लिए रिकमेंड किया था जो कि पीपल के करप्शन से रिलेटेड ग्रीवेंस एंड कंप्लेंट को एड्रेस कर सके। रोल ऑफ ओम्बड्समैन. लोकपाल एंड लोकायुक्त परफॉर्म द फंक्शन एंड रोल ऑफ एन ओम्बड्समैन. लोकपाल एंड लोकायुक्त दोनों ही ओम्बड्समैन के रोल एंड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। They inquire into allegations of corruption against certain organizations, public bodies, and for other related matters. लोकपाल एंड लोकायुक्त दोनों ही सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक बॉडीज के अगेंस्ट जो भी करप्शन एलिगेशंस पुट किए गए हैं उनका इंक्वायरी करता है। नेशनल एंड स्टेट लेवल. लोकपाल इज अ नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन बट लोकायुक्त इज अ स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन. Both institutions have the power to investigate and prosecute corruption cases, and both are headed by a panel of judges or retired judges. लोकपाल नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन है, लोकायुक्त स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन है, बट दोनों ही इंस्टीट्यूशंस को ये पावर गिवन की गई है कि करप्शन से रिलेटेड केसेस का इन्वेस्टिगेशन ये कर सकते हैं, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों ही इंस्टीट्यूशन कुछ जजेज और रिटायर्ड जजेस के पैनल के द्वारा हेड किया जाता है। इट मीन्स लोकपाल एंड लोकायुक्त के जो भी हेड होते हैं वो जजेज होते हैं। Jurisdiction. The Lokpal and Lokayukta handle complaints against ministers and top government officials. लोकपाल एंड लोकायुक्त दोनों ही मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कंप्लेंट्स को इंक्वायर करते हैं।
Article 252 of Constitution, Lokpal and Lokaयुक्त Act 2013 was passed under Article 252 of the Constitution of India. लोकपाल एंड लोकायुक्त कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 252 के अकॉर्डिंग पास किया गया है। इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टडी बॉडी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंदर ये एक इंडिपेंडेंट स्टेचुटरी बॉडी है। व्हाट इज द बैकग्राउंड एंड जेनेसिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया? इंडिया में लोकपाल एंड लोकायुक्त का क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या इसका जेनेसिस रहा है? Origin. The concept of ombudsman was originated in 1809 in Sweden. ओम्बड्समैन का कंसेप्ट सबसे पहले स्वीडन के अंदर 1809 में स्टार्ट होता है। इन इंडिया द फॉर्मर लॉ मिनिस्टर अशोक कुमार सेन बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बड्समैन इन पार्लियामेंट इन अर्ली 1960। इंडिया के अंदर 1960s में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बड्समैन का कंसेप्ट पार्लियामेंट के अंदर अशोक कुमार सेन ने रखा। उस टाइम पर अशोक कुमार सेन लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे। डॉक्टर एल.एम. सिंघवी coined the term लोकपाल एंड लोकायुक्त in 1963। अशोक कुमार सेन ने कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बड्समैन का कंसेप्ट यहाँ पर रखा, बट 1963 में लोकपाल एंड लोकायुक्त टर्म एल.एम. सिंघवी के द्वारा कॉइन किया गया। Later in the year 1966, the first Administrative Reform Commission passed recommendations related to setting up of two independent authorities at the central and at the state level. 1966 में फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने टू इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पर इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस गिवन किए। आफ्टर दिस Lokpal bill was passed in Lok Sabha in 1968 but lapsed due to the dissolution of Lok Sabha। इसके बाद 1968 में लोकसभा के अंदर लोकपाल बिल पास कर दिया जाता है, बट लोकसभा के डिसोल्यूशन की वजह से ये बिल लैप्स हो जाता है। इट मीन्स लोकपाल बिल पहली बार 1968 में लोकसभा के अंदर पास कर दिया गया था। Since then, the bill was introduced many times in Lok Sabha but has lapsed। 1968 के बाद लोकसभा में लोकपाल बिल मैनी टाइम्स इंट्रोड्यूस किया गया, बट मैनी टाइम्स से लैप्स भी हुआ। लेटर इन 2002 the NCRWC National Commission for Review of Working of Constitution recommended the appointment of the Lokpal and Lokayukt। 2002 में NCRWC ने लोकपाल एंड लोकायुक्त के अपॉइंटमेंट के लिए कुछ रिकमेंडेशंस गिवन किए। इन 2005 द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आल्सो रिकमेंडेड द सेम। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने भी लोकपाल एंड लोकायुक्त को इस्टेब्लिश करने के लिए 2005 में कुछ रिकमेंडेशंस गिवन किए। The Anna Hazare movement, which is also known as India Against Corruption movement, was led by social activist Anna Hazare, began a hunger strike in 2011 to demand the creation of a fully independent, effective anti-corruption body known as Lokpal। 2013 में अन्ना हजारे मूवमेंट स्टार्ट होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट। ये एक सोशल एक्टिविस्ट थे और इन्होंने 2011 में अपना हंगर स्ट्राइक स्टार्ट किया। इस हंगर स्ट्राइक के ड्यूरिंग इन्होंने फुल्ली इंडिपेंडेंट इफेक्टिव एंटी करप्शन बॉडी इट मीन्स लोकपाल के क्रिएशन के लिए यहाँ पर डिमांड किया। एज ए रिजल्ट ऑफ द अन्ना मूवमेंट द लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द इंडियन पार्लियामेंट एंड पास्ड इनटू लॉ इन 2013। अन्ना मूवमेंट के बाद पार्लियामेंट के द्वारा लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल पास कर दिया जाता है। 2013 में ये लॉ बन जाता है। ये लोकपाल एंड लोकायुक्त के इस्टेब्लिशमेंट का हिस्ट्री था। व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013? लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के की प्रोविजंस क्या क्या हैं? नंबर 1 सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर एज चेयरमैन, लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा, CJI और जज नॉमिनेटेड बाय हिम हर एंड वन एमिनेंट जूरिस्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। लोकपाल एंड लोकायुक्त के लिए एक सिलेक्शन कमेटी होती है। इस सिलेक्शन कमेटी के अंदर अबाउट 5 मेंबर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा, CJI और अदर जज
एंड वन एमिनेंट जूरिस्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ये 5 मेंबर इसके सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर इस कमेटी का चेयरपर्सन होता है। jurisdiction, लोकपाल एंड लोकायुक्त कैन बी अप्लाइड अगेंस्ट पीएम, मिनिस्टर्स, एमपीज एंड ग्रुप ए, बी, सी एंड डी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। लोकपाल एंड लोकायुक्त प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स, एमपीज, ग्रुप ए, बी, सी एंड डी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के अगेंस्ट अप्लाई किया जा सकता है। कंपोजिशन, it is composed of a chairperson and a maximum of 8 members, with half of them being judicial members. 50% of members belong to SC, ST, OBC, minorities and women. लोकपाल एंड लोकायुक्त, ये जो इसके अंदर टोटल 9 मेंबर होते हैं, 1 चेयरपर्सन एंड 8 अदर मेंबर्स। बट इनमें से 8 अदर मेंबर्स में से हाफ मेंबर जो होते हैं वो जुडिशियल मेंबर होते हैं, और इन सभी मेंबर में से 50% मेंबर SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज एंड वुमेन कम्युनिटी से बिलोंग करना चाहिए। Superintendent. It has the power of superintendence and direct any investigative agencies such as CBI for cases referred to it by the Lokpal. लोकपाल एंड लोकायुक्त को ये पावर गिवन की गई है कि वो किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को डायरेक्ट कर सकती है, सच एज सीबीआई को ये डायरेक्ट कर सकती है। कोई भी केस लोकपाल के द्वारा अगर सीबीआई को रेफर किया जाता है, देन ये सीबीआई को डायरेक्ट ये सुपरिंटेंडेंस करने की पावर इसको रिसीव हो जाती है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 FCRA jurisdiction include foreign donations in excess of ₹10 lakh per year under the FCRA। FCRA के अंडर फॉरेन डोनेशंस रिसीव करने के लिए एक लिमिट सेट की गई है, बट ईयरली अगर 10 लाख के अबव डोनेशंस रिसीव होते हैं, देन वहाँ पर लोकपाल एक्ट अप्लाई हो सकता है। द एक्ट प्रोवाइड अ रिक्वायरमेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग लोकायुक्त इंस्टीट्यूशंस द स्टेट लेजिस्लेशन विदिन 365 डेज ऑफ द एक्ट कमिंग इनटू इफेक्ट। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि इस एक्ट के पास होने के 365 डेज के अंदर हर स्टेट को एक लोकायुक्त इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करना होगा। What are the limitations of लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013? लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के क्या क्या लिमिटेशंस हैं? The Lokpal and Lokaयुक्त Act 2013 has various drawbacks that have been criticized by experts and activists, such as number one, lack of independence. This had allowed the government to have a significant influence over the appointment and functioning of the Lokpal, raise concern related to its independence. Uh, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट लोकपाल के अपॉइंटमेंट एंड फंक्शनिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट को सिग्निफिकेंट पावर गिवन करता है। इससे लोकपाल एंड लोकायुक्त के इंडिपेंडेंस से रिलेटेड को कंसर्न रेज होते हैं। नंबर 2, एनोनिमस कंप्लेंट्स नॉट अलाउड। द एक्ट डज नॉट परमिट एनोनिमस कंप्लेंट मे डेटर पोटेंशियल विसल ब्लोअर फ्रॉम कमिंग फॉरवर्ड। इस एक्ट के अंदर एनोनिमस कंप्लेंट्स का परमिशन गिवन नहीं किया गया है। नंबर 3, लिमिटेशन ऑफ 7 years. This act set a 7-year limitation period to file a complaint. For some cases, it is not be sufficient. इस एक्ट के अंदर कंप्लेंट फाइल करने के लिए 7 ईयर का लिमिटेड टाइम पीरियड सेट किया गया है, जो कि कुछ केसेस के लिए सफिशिएंट नहीं है। इट मीन्स 7 ईयर ओल्ड केस का कंप्लेंट लोकपाल या लोकायुक्त के बिफोर नहीं किया जा सकता है। नंबर 4, सीवर पनिशमेंट फॉर अ फॉल्स कंप्लेंट। द एक्ट प्रोवाइड फॉर हैवी पनिशमेंट फॉर फॉल्स और फ्रिवलस कंप्लेंट्स which may hesitate people from coming forward with the valid complaint. कोई भी पर्सन अगर फॉल्स और फ्रिवलस कंप्लेंट रेज करता है, उसके अगेंस्ट हैवी पनिशमेंट इस एक्ट के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। इससे पीपल कंप्लेंट करने के बिफोर हेजिटेशन उनके अंदर क्रिएट हो सकता है। नंबर 5, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। द एक्ट हैज नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर डीलिंग विद कंप्लेंट्स अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कंप्लेंट को डील करने के लिए इस एक्ट के अंदर ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस
का लैक है। इट मीन्स प्राइम मिनिस्टर के अंदर कंप्लेंट से रिलेटेड इंक्वायरी या बेटर तरीके से नहीं कर पाता है। नंबर 6, अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट लोकपाल कैन नॉट इनिशिएट एन इन्वेस्टिगेशन ऑन इट्स ओन। किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट रिसीव होता है, उसके अगेंस्ट लोकपाल इन्वेस्टिगेशन बेटर तरीके से नहीं कर पाता है। व्हाट इज द एग्जिस्टिंग गवर्नेंस फ्रेमवर्क टू चेक करप्शन इन इंडिया? इंडिया में करप्शन को कंट्रोल करने के लिए एग्जिस्टिंग गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या है? नंबर 1, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1998। दिस इज अ मेन लॉ फॉर एड्रेसिंग करप्शन इन इंडिया। इट प्रोविजन फॉर द पनिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट एंगेज इन करप्ट प्रैक्टिसेस। इंडिया के अंदर पहली बार 1988 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 पास किया गया। ये इंडिया में करप्शन को एड्रेस करने के लिए मेन लॉ है। इस एक्ट के अंदर कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर करप्ट प्रैक्टिसेस करता है तो उसके लिए कुछ पनिशमेंट यहाँ पर प्रोविजन किए गए हैं। Number 2, CBI, Central Bureau of Investigation. CBI is main agency responsible for investigating corruption cases involving public servant. कोई भी करप्शन केस जिसमें कोई पब्लिक सर्वेंट इन्वॉल्व है, उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीबीआई एक मेन एजेंसी है। नंबर 3, CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड स्टेट विजिलेंस कमीशन हैंडल सिटीजन्स ग्रीवेंस रिलेटेड टू करप्शन। सिटीजन के करप्शन से रिलेटेड जितने भी ग्रीवेंस हैं उसको हैंडल करने के लिए CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड स्टेट विजिलेंस कमीशन रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 4, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC। इंडियन सिटीजन कैन फाइल कंप्लेंट इफ दे फील दैट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड। इंडियन सिटीजन को अगर लगता है कि उनका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, देन वो NHRC के बिफोर कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। नंबर 5, ऑल इंडिया सर्विसेज रूल 1968 prohibit this act prohibit government employees from engaging in an activity that may affect their integrity or impartiality, such as accepting bribes or gift, engaging in partisan political activities, or disclosing confidential information. कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी भी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज नहीं करेगा जो उसकी इंटीग्रिटी एंड इम्पार्शलिटी को अफेक्ट कर सकता है। और कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ब्राइब्स और गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसी भी पार्टीशन पॉलिटिकल एक्टिविटीज में एंगेज नहीं होगा और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेगा। ये सब सारे प्रोविजन ऑल इंडिया सर्विसेज रूल 1968 में प्रोविजन किए गए हैं। नंबर 6, द सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 1964 prohibits central government employees from engaging in any activity that may compromise their integrity or impartiality. सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 1964 के अंडर ये प्रोविजन किया गया है कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज किसी भी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज नहीं करेगा जिससे उसकी इंटीग्रिटी एंड इम्पार्शलिटी को कोई थ्रेट पहुंचता है। Number 7, administrative tribunals such as Central Administrative Tribunal are specialized court that hear and decide disputes related to the administrative actions of government agencies related to matter of corruption. इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सच एज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल CAT कैड जैसे इंस्टीट्यूशंस में एक ट्राइब्यूनल है जो कि एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट है गवर्नमेंट एजेंसी से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स हैं उसको ये सॉल्व करता है। दिस इज PYQ related to this article. A national Lokpal, however strong it may, cannot resolve the problems of immorality in public affairs discussed.